डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। इससे पूर्व अपने बौद्धों के बारे में पढ़ा था भी बौद्धों ने जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी उस वर्ण व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की थी, और समाज में जो वर्ग भेद है, जातिगत भेद है, वर्ण के आधार पर भेद है, उन सभी का बौद्धों ने क्या किया था, विरोध किया था। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है भी बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा था। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। जो बौद्ध समाज था, बौद्ध संप्रदाय था, बौद्ध संप्रदाय ने समाज में जो फैली हुई विषमताएं थी उनके संबंध में अपनी अलग अवधारणा प्रस्तुत की थी, और साथ ही समाज में फैले जो अंतर विरोध थे उनको नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भी जो अंतर विरोध है उनको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो इससे संबंधित बातें भी किसके द्वारा कही गई थी, बौद्धों के द्वारा कही गई थी या बौद्ध संप्रदाय के द्वारा कही गई थी। सूत पिटक, देखो सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये मुख्य बौद्ध ग्रंथों में शामिल होते हैं। उनमें अगर अपने बात करें सूत पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। तीन हैं इसलिए त्रिपिटक, सूत, अभिधम और विनय पिटक। तो सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। जब शुरुआती दौर था उस समय मानव पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। जो सूत पिटक है प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में से एक। सूत पिटक में एक मिथक दिया गया है। मिथक क्या है? जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं था, ना ही मानव पूर्ण रूप से विकसित था और ना ही वनस्पति जगत विकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में निवास करते थे और लोग प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की उन्हें आवश्यकता होती थी। उतना ही लोग क्या करते थे? प्रकृति से ग्रहण करते थे, यानी कि आवश्यकता से अधिक का उपभोग नहीं करते थे और आवश्यकता के अनुरूप प्रकृति से आहार लेते थे। इसी से संबंधित महात्मा गांधी का भी एक कथन है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास लोगों का पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक बात बताई गई है भी एक समय का भोजन वे लेते थे तो वह उतना ही लेते थे जितनी उन्हें आवश्यकता है या जितना वे उपभोग कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं लेते थे। किंतु यह व्यवस्था क्रमश पतनशील हो गई। धीरे धीरे जो ये व्यवस्था थी यह व्यवस्था समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई। मनुष्य अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गई, यानी मनुष्य ने अपनी जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन कर लिया था और वह लालची हो गया, प्रतिहिंसक हो गया और कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का
चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। इस समय के अनुसार जो ये व्यवस्था थी मनुष्य के अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपभोग की, यह व्यवस्था समाप्त हो गई। मनुष्य अधिक लालची हो गया, कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको प्रताड़ित किया जाए उसे वह व्यक्ति प्रताड़ित कर सके गलत कार्य के लिए, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे वह निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। किसे? जो एक व्यक्ति चयनित होगा, जो व्यक्ति गलत करेगा वह उसे प्रताड़ित करेगा, जिसे निष्कासित करना होगा उसे वह निष्कासित करेगा। उसी व्यक्ति को किस प्रकार की उपाधि मिलेगी? महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। जो कर था वह लोगों द्वारा किसे दिया जाता था? राज्य यानी कि शासक को दिया जाता था। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ है। इसके कुछ और आशय भी हैं। इसका उदाहरण है, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। यानी कि कोई भी प्रणाली अगर मनुष्य बनाए रख सकता है तो वह उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। यह सामर्थ्य किस में होता है? स्वयं मनुष्य में होता है। इसके बाद छठा टॉपिक रहेगा हमारा साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? महाभारत। और इसकी लेसन की शुरुआत ही अपने महाभारत के टॉपिक से ही की थी। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। इससे पहले अपने महाभारत से संबंधित विश्लेषण पर चर्चा की थी। उस समय महाभारत की जितनी भी पांडुलिपियां थी, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, उन सभी पांडुलिपियों को संग्रहित किया गया था और उसी से संबंधित एक विश्लेषण तैयार किया गया था, जो लगभग कितने पृष्ठों का था? 15,000 से 30,000 पृष्ठों का बनाया गया था। तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में, प्राकृत में अथवा तमिल में, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। यहाँ पर देखो 4 भाषाओं के नाम दिए गए हैं। एक है पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी तमिल। इन तीनों भाषाओं का प्रयोग तो कौन करते थे? आम लोग करते थे। और चौथी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से पुरोहित और खास वर्ग जो थे वही करते थे। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ग्रंथ की भाषाओं की बात होगी, उसके बाद ग्रंथ के प्रकारों पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे? अनुष्ठान कोई भी धार्मिक कर्मकांड, जैसे यज्ञ का उदाहरण ले सकते हैं, तो क्या इस प्रकार के ग्रंथ थे जिसमें मंत्र हैं, ठीक है, और अनुष्ठान करते समय उन मंत्रों को उच्चरित किया जाता है, उन मंत्रों को पढ़ा जाता है? अथवा ये कथा ग्रंथ थे
जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे। यानी कि या तो वे मंत्र संबंधी ग्रंथ होंगे, उन मंत्रों को अनुष्ठान करते समय पढ़ा जाता था, या फिर वे कथा संबंधी ग्रंथ होंगे जिन्हें आम लोगों के द्वारा भी पढ़ा और सुना जाता था, तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो भाषा की बात हो गई, उसके बाद ग्रंथ के प्रकार की बात हो गई, किस प्रकार का था, दोहे थे उसमें, मंत्र थे या कथा थी। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो इतिहासकार हैं वे लेखक के बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं। लेखक यानी किसके द्वारा उन ग्रंथों को लिखा गया था, इस बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया, इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं। श्रोता यानी कि सुनने वाले या जिन्होंने प्रेरित किया लिखने के लिए, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर श्रोताओं का अर्थ क्या है, सुनने वाले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने श्रोताओं की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों की रचना की थी। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर देखो किसी एक विशेष ग्रंथ की बात नहीं हो रही है, सभी ग्रंथों की बात हो रही है। भी कोई भी ग्रंथ है, उसकी रचना की गई है, तो उस ग्रंथ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ हासिल करना। सबसे पहले अपने इसमें बात की थी भाषा संबंधी, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, अलग अलग भाषाओं के नाम पढ़े। उसके बाद अपने उसकी विषय वस्तु क्या है उसमें, जैसे दोहे हैं, कोई मंत्र दिए गए हैं उसमें, या फिर कोई कथा है उसमें। तीसरी बात अपने इसमें क्या पढ़ी, लेखक के बारे में जानकारी देना। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा ग्रंथों से संबंधित उसका रचना काल, उसका संकलन काल, उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण किया जाता है। कहाँ वह लिखा गया, उसका रचना काल कौन सा था, इन सभी के बारे में इतिहासकार जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितनी भी जानकारी हैं, चाहे स्थान संबंधी है, चाहे लेखक संबंधी है, चाहे ग्रंथ की विषय वस्तु है, जहाँ वह लिखा गया उस स्थान के बारे में है, लेखक के बारे में है, ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। यानी कि महाभारत महाकाव्यों के अंतर्गत आ जाता है, और उसके रचना काल की बात करें, ऋषि की बात करें, इसकी विषय वस्तु की बात करें, या इसके आकार की बात करें, प्रत्येक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसको लिखना, समय, सब कुछ देखा जाए तो यह कार्य बहुत कठिन था। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा भाषा एवं विषय वस्तु। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।